हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लेकर आए हैं और भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे और भी अच्छी तरह से क्लियर होंगे और जो आपका प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ए हिपैरिन, बी ईडीटीए, सी सीपीडी या फिर डी एसीडी। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम एग्जामिनेशन के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हमेशा गलती क्या होती है, हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और फटाफट हड़बड़ी में पढ़ के हम डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं और हम टिक मार्क कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 1 से 2 बार, अगर हो सके तो 3 बार भी आप पढ़ें, तभी आप ऑप्शन देखें और राइट आंसर लगाएं। ठीक है, हड़बड़ी में गलती नहीं करनी आपको। तो क्या पूछा इसमें, एंटीकोगुलेंट, ठीक है, यूज फॉर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ठीक है, कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होगा फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हिपैरिन, जो हिपैरिन होता है वो बेस्ट होता है, ठीक, क्योंकि ये आरबीसी मेम्ब्रेन को क्या करता है, बिल्कुल क्या करके रखेगा, प्रिजर्व करता है। और उनकी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ये वाटर को जो वाटर होता है इसके अंदर का, उसको अंदर बाहर जाने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। उसको ये क्या करता है, डिस्टर्ब होने नहीं देता। कौन, हिपैरिन। क्लियर है, ये क्या करके रख रहा है, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी को क्या करके रख रहा है, मेंटेन करके रख रहा है। नेक्स्ट क्या है, ईडीटीए। ईडीटीए जो होता है वो ये कैल्शियम को क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। लेकिन कभी कभी आरबीसीएस को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है और थोड़ा थोड़ा ये इसके साइज को अल्टर कर देगा या फिर श्रिंक कर देगा, इसलिए हम ईडीटीए को आइडल नहीं मानेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो है एसीडी और सीपीडी। एसीडी जो होता है इसका फुल फॉर्म है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, और जो सीपीडी का फुल फॉर्म होता है वो होता है एसिड फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और सीपीडी को हम क्या बोलते हैं, सीपीडी को हम बोलते हैं सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। क्लियर है। तो अब ये क्या होता है, हम देखते हैं ये क्या करता है, दोनों जो होते हैं वो सिट्रेट बेस्ड होते हैं। ठीक है, दोनों क्या बेस हो रहे हैं, सिट्रेट बेस्ड है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट है, ये आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करते हैं, थोड़ा अफेक्ट कर देते हैं और टेस्ट के रिजल्ट्स को ये क्या कर सकते हैं, गड़बड़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब बेस्ट हम किसको मानेंगे, ईडीटीए है नहीं, क्योंकि ये भी एक टाइप का एंटीकोगुलेंट है जो कैल्शियम को बाइंड कर रहा है। सीपीडी एसीडी है नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हिपैरिन, क्योंकि पहले ही लाइन में हमने पढ़ा था क्या है, ये बेस्ट है, ये क्या को मेंटेन करता है, ऑस्मोलैरिटी जो होती है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेथड टू डिटेक्ट फीटल एचबी इंक्लूड। ए रेक्टिक काउंट, बी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, डी किल-हॉयर टेस्ट या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक, तो रेक्टिक काउंट देख के प्रीवियस क्लास में भी मैंने बोला था कि रेक्टिक काउंट देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसको पूछ रहा है, ये रेटिकुलोसाइट काउंट को ही पूछ रहा है। ठीक है, तो जो मेथड होता है, बेसिकली मेथड जो होता है डिटेक्ट करने का फीटल एचबी को, उसमें जनरली हम लोग किसको यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं किल-हॉयर को। ठीक है, किल-हॉयर टेस्ट जो होता है उसका हम यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या। सबसे पहले हम देखेंगे, और एक चीज और, किल-हॉयर टेस्ट जो होता है इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसिड इल्यूजन टेस्ट। एसिड इल्यूजन टेस्ट।
तो इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अब रेटिकुलोसाइट काउंट, इसे हम ये क्या होता है, ये जो होता है वो इमेच्योर आरबीसी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसलिए जो आरबीसी का प्रीकर्सर क्या होता है, रेटिकुलोसाइट। फीटल एचबी डिटेक्ट करने के लिए ये क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, ये सिर्फ इमेच्योर आरबीसी को ही डिटेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये जो होता है ये मेनली आरबीसी मेम्ब्रेन की फ्रेजिलिटी जो होती है उसको चेक करता है, ठीक। जैसे कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हो गया, ठीक है, फीटल एचबी को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब जो कि हम लोग राइट आंसर देखे थे, क्या जो हमने राइट आंसर देखा था, किल-हॉयर टेस्ट। किल-हॉयर टेस्ट क्या होता है, इसमें एसिड इल्यूजन टेक्निक जो होता है वो हम यूज में लेते हैं। फीटल एचबीएफ एसिड रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, जबकि एडल्ट एचबी जो होता है वो एसिड इल्यूट हो जाता है। तो माइक्रोस्कोप पर जो फीटल आरबीसी है वो पिंक दिखाई देगा और जो एडल्ट आरबीसी है वो घोस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी, ठीक। तो नन ऑफ द अबव तो हमारा आंसर नहीं है और ये दोनों तो है ही नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, किल-हॉयर टेस्ट होगा। ये क्या करता है, डिफरेंशिएट प्रॉपर रूप से कर देगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्यूट ल्यूकेमिया पेरिफेरल ब्लड डू नॉट शो ए ब्लास्ट सेल, बी थ्रोम्बोसाइटोपनिया, सी ल्यूकोसाइटोसिस, या फिर इसमें भी आया है क्या, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है और एक क्या है, नन ऑफ द अबव है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लास्ट सेल क्या होता है। ब्लास्ट सेल क्या होता है, ये हॉलमार्क होता है एक्यूट ल्यूकेमिया का। ब्लास्ट सेल जो होता है वो हॉलमार्क है एक्यूट ल्यूकेमिया का, मतलब इमेच्योर आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लास्ट पेरिफेरल स्मीयर में क्या होते हैं, मिलते ही हैं, ठीक है, मतलब ये तो दिखाई देगा। नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइटोपनिया, प्लेटलेट काउंट कम हो। थ्रोम्बोसाइटोपनिया में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम हो जाता है क्योंकि बोन मैरो जो होता है वो ब्लास्ट से बाहर आ जाता है और नॉर्मल जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। ये हमारा था थ्रोम्बोसाइटोपनिया। नेक्स्ट हम देखेंगे ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है। जो ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है वो बहुत सारे पेशेंट्स में जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन कभी कभी डब्ल्यूबीसी जो होता है वो नॉर्मल या लो भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली एक एबनॉर्मलिटी क्या होती है, इसमें शो होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड जो होता है डू नॉट शो, किसमें शो नहीं हो रहा है, तो ब्लास्ट में तो हम देखें कि ब्लास्ट में हमेशा शो होगा ही, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपनिया में भी कॉमन फाइंडिंग होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट ल्यूकोसाइटोसिस में मोस्टली होता है लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पेरिफेरल ब्लड डू नॉट शो, ठीक है, तो किसमें नहीं होगा, तो ब्लास्ट सेल में होगा, थ्रोम्बोसाइटोपनिया में यानी इस किसमें नहीं दिखाई देता ना, तो ये तीनों तो होंगी। लास्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, मतलब सारी चीजें तो दिखती है, तो ये तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, आंसर डी, नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो इसमें दिखाई हमको नहीं दे रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following blood group is known as in universal donor, ठीक है, A ग्रुप, बी ग्रुप, सी AB ग्रुप एंड डी O ग्रुप, ठीक। यूनिवर्सल डोनर पूछ रहा है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल डोनर का मतलब ये होता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो हर ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है, और ओ को भी दे सकता है, क्लियर है। मतलब एक डोनर है और वो सारे ब्लड ग्रुप को दे रहा है, ए हो या बी हो या ए बी हो या फिर ओ हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, जो हम 11th-12th में भी पढ़े थे कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज ए 1 to 2 मिनट, बी 2 to 6 मिनट, सी 6 to 10 मिनट एंड डी 10 to 20 मिनट। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है? तो बीटी, ब्लीडिंग टाइम को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीटी का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम लगता है प्लेटलेट प्लग बनने में। ठीक है, प्लेटलेट का प्लग बनने में, ठीक, प्लेटलेट का प्लग बनने में कितना समय लग रहा है? प्लेटलेट प्लग, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? प्राइमरी हीमोस्टेसिस, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, ठीक है, तो कितना टाइम लगता है ये हम देखते हैं। ये मेनली प्लेटलेट के फंक्शन और वेसल्स वॉल की क्या इंटीग्रिटी को क्या करता है? चेक करता है। ठीक है, तो अब इन ऑप्शंस में कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? क्या 1 to 2 होगा? नहीं, 1 to 2 हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, 1 to 2 मिनट होता है? नहीं। 6 to 10 मिनट होगा? नो। 10 to 20 मिनट होगा? नहीं। हमारा राइट आंसर होगा आंसर बी, 2 to 6 मिनट। ठीक है, तो नॉर्मल बीटी जो होती है या फिर ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो होता है 2 to 6 मिनट। ठीक है, और ये हमको कैसे पता चलता है? किसके अकॉर्डिंग हम इस आंसर को मानते हैं? आईवी वायस मेथड के अकॉर्डिंग। जो ये हमारा रेंज है ये क्या है? राइट रेंज माना जाता है बीटी के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज ए 1 to 6 सेकेंड, बी 11 to, ये रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करेंगे आप लोग। ठीक है, बी 11 to 15 सेकेंड, सी 6 to 10 सेकेंड और डी 20 to 25 सेकेंड। इसमें क्या पूछ रहा है? इससे पहले हमने देखा था बीटी, ब्लीडिंग टाइम। अब हम देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी। पीटी कितना होता है? ठीक है, पीटी कितना होता है? आप लोग किसी को आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि पीटी क्या होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो एक ऐसा टेस्ट होता है जो एक्सट्रिंसिक पाथवे, फैक्टर 7 और कॉमन पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 7, ओके, ठीक है, और कॉमन पाथवे में क्या होगा? 10, 5, 2 और 1, 10, 5, 2 और 1। क्लियर है? को ये क्या करता है? असिस्ट करता है। नॉर्मल इसका जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है पीटी टाइम की वो होती है 11 to 16 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 11 to 16, 11 तो है लेकिन यहाँ पे क्या है? 15 है, लेकिन ये भी नियर बाय आंसर है, तो हम लोग राइट आंसर किसको मानेंगे? बी। तो नॉर्मल जो पीटी है वो कितना होता है? 11 to 15 सेकेंड। कभी कभी इसको एवरेज में अगर देखें तो इसको कितना माना जाता है? 12 to 14 सेकेंड भी माना जाता है। ठीक है, पीटी टेस्ट जो होता है उसका यूज होता है वारफेरिन थेरेपी के मॉनिटरिंग के लिए। इसको क्लीन कर लेते हैं। पीटी टेस्ट, ठीक है, पीटी का टेस्ट, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं इस टेस्ट का? वारफेरिन थेरेपी के मॉनिटरिंग के लिए। वारफेरिन, फिर से नोट कर लेते हैं इसको। वारफेरिन थेरेपी, ठीक है, इसमें इसका यूज क्या होता है? लिया जाता है। ठीक, अगर पीटी ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या होता है? क्लॉट बनने में क्या होगा? डिले हो रहा है। ठीक, रीजन क्या हो सकते हैं? लीवर डिजीज हो सकता है, विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर एंटीकोगुलेंट थेरेपी जैसे कि वारफेरिन, ये हो सकता है। तो नॉर्मल रेंज क्या होगा? हमने क्या देखा? नॉर्मल रेंज होगा बी, आंसर बी होगा, वो राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Normal value of APTT is A 1 to 6 second, B
10 to 20 सेकेंड, सी 20 to 30 सेकेंड एंड डी 34 to 48 सेकेंड। नॉर्मल APTT की वैल्यू जो हो रही है यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है। तो APTT का फुल फॉर्म बेसिकली होता क्या है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। क्या होता है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में हम बोलते हैं APTT, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे प्लस कॉमन पाथवे। फैक्टर कौन कौन से होंगे? फैक्टर होंगे इसमें फैक्टर 11, ठीक है, सॉरी फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8, 10, 5, 2 और 1। ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है? असेस करता है। हम नोट ये कौन कौन से पाथवे को करता है? इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। और जिसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं? सबसे पहले फैक्टर 12 आएगा, ठीक है। फैक्टर एक, उसके बाद हमने क्या देखा था, क्या बताया था मैंने? फैक्टर 11 आएगा, उसके बाद आएगा फैक्टर 9, फैक्टर 9, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? फैक्टर 8, 10, फैक्टर 8, फैक्टर 10 और कौन से फैक्टर आएंगे? फैक्टर 5, फैक्टर 2 और फैक्टर 1, 5, 2 एंड फैक्टर 1, ठीक है। तो ये सारे जो पाथवे होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनको ये क्या करता है? असेस करता है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 30 to 40 सेकेंड होती है। कितनी होती है? 30 to 40 सेकेंड के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो APTT जो होता है वो ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? अगर APTT बढ़ गया है मतलब क्लॉट बनने में क्या हो रहा है? देर हो रहा है। और किस रीज़न से ऐसा हो सकता है? जैसे हीमोफीलिया है, हिपैरिन थेरेपी, DIC, कोई लीवर डिजीज़ है, विटामिन K की डिफिशियंसी है, ये सारे क्या हो सकते हैं? रीज़न हो सकते हैं। वारफरिन मेनली जो होता है वो PT को अफेक्ट करता है, जबकि जो हिपैरिन होता है वो APTT को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। वारफरिन किसको अफेक्ट कर रहा है? वारफरिन जो है वो PT को अफेक्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। वारफरिन जो होता है ये किसको अफेक्ट करता है? PT को, जबकि जो हिपैरिन होता है हिपैरिन जो होता है वो हिपैरिन APTT को अफेक्ट करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 30 to 40 सेकेंड। तो नियर बाय आंसर कौन सा होगा हमारा? 30 to 40 सेकेंड के नियर बाय। तो यहाँ पे हम लोग राइट आंसर किसको मानेंगे? राइट आंसर होगा आंसर टी, ठीक है, 30 to 40 सेकेंड। तो डी इज राइट आंसर 34 to 48। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following blood group is known as the universal recipient? A blood group A, B blood group B, C blood group AB and D blood group O। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब वो सारे ब्लड ग्रुप से क्या करता है? ब्लड रिसीव कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर हमने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा था। यूनिवर्सल डोनर कौन है? O। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा आंसर C। जो ब्लड ग्रुप AB होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो राइट आंसर जो होगा आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल डोनर ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ पे किसका पूछ रहा है? प्लाज्मा का यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? A ब्लड ग्रुप A, B ब्लड ग्रुप B, C ब्लड ग्रुप AB और D ब्लड ग्रुप O। प्लाज्मा का यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो
सबसे पहले प्लाज्मा जो होता है उसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, वो रेसिपेंट के आरबीसी को क्या करती है, डायरेक्ट अफेक्ट करती है, ठीक है, या उसमें क्या करेगी, उसको अटैक करेगी। जो एबी प्लाज्मा होता है उसमें एबी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, एंटी ए एंटी बी ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए किसी भी ब्लड ग्रुप को सेफली इसको दिया जाता है, ठीक है। इसलिए जो एबी प्लाज्मा जो होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है, और ओ प्लाज्मा जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, ठीक है। एबी प्लाज्मा जो होगा वो यूनिवर्सल क्या होगा, डोनर होगा, डोनर, और ओ प्लाज्मा जो होगा वो यूनिवर्सल रेसिपेंट, ठीक है, ओके। प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा आ जाएगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल रेसिपेंट कैसे होगा जो ओ प्लाज्मा है, क्योंकि ओ प्लाज्मा का दोनों एंटीबॉडी होते हैं, एंटी ए और एंटी बी, दोनों ही ये क्या करता है इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो सिर्फ ओ ही टॉलरेट इसको क्या कर सकता है, कर सकता है, इसलिए ये क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडीज इन अ पेशेंट, ए इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, बी डायरेक्ट कॉम टेस्ट, सी क्रॉस मैचिंग, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडी इन अ पेशेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं कि वन बाय वन देखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट कॉम टेस्ट, डायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या होता है, इसको DAT भी बोलते हैं, शॉर्ट में से क्या बोलेंगे, DAT, सॉरी DCT, ठीक है। डी, इसमें क्या होता है, ये आरबीसी सरफेस पर क्या होते हैं, ऑलरेडी बाउंड एंटीबॉडीज होते हैं, IgG-C3, उसको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। यूज होता है ऑटो इम्यून, हीमोलाइटिक एनीमिया या HDN, HDN मतलब हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसमें हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसका, डायरेक्ट कॉम टेस्ट का। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IAT, ये जो पेशेंट का सीरम है उसमें क्या करता है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी जैसे RH एंटीबॉडीज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। सीरम एंटीबॉडीज को ये क्या करता है, टेस्ट RBC के साथ इंक्यूबेट करके ये क्या करेगा, डिटेक्ट के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट किस में होता है इसका, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग में, एंटीनेटल स्क्रीनिंग फॉर RH एंटीबॉडीज, इन सारी चीजों में किसको हम लोग यूज में करते हैं, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट को। नेक्स्ट है क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग जो होता है वो डोनर आरपीसी प्लस रेसिपिएंट सीरम मिक्स करके क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इसमें चेक करते हैं। ये भी क्या होता है, इनडायरेक्ट एंटीबॉडीज को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, बट स्पेसिफिक RH को नहीं करता। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा आंसर ए, ठीक, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।